प्रिय विद्यार्थियों, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ दिन आपकी क्लासेज रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अब हमने हमारी व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया है। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट जयपुर से वापस रिटर्न भी आ चुके हैं और सारी व्यवस्थाएं अब सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई है। तो हम हमारी प्रश्नोत्तरी को पुनः निरंतर जारी रखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कई बार तकनीक को लेकर दिक्कत आती है, तो उस रीजन से कभी कोई क्लास एक आध नहीं हो पाए तो अलग बात है। बाकी हम निरंतर आपकी ये क्लासेज जारी रखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बने रहिए प्रश्नोत्तरी में। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला सवाल एमएस एक्सेल में, आज की प्रश्नोत्तरी में जो आपका पहला सवाल है प्रिय विद्यार्थियों, वो सवाल है एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंस। हमने अभी एमएस एक्सेल इतने दिन से पढ़ा था, उसी की बात हो रही है कि एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार का होता है। अब ध्यान रखें, तो पहले तो सेल रेफरेंस के बारे में समझ लें कि एमएस एक्सेल के अंदर आपका एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स, तो कुल मिलाकर ये 3 प्रकार का सेल रेफरेंस होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, मिक्स क्या होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे एक्सेल के वीडियोस को देखना, वहां पर आपको इनके बारे में डिटेल में समझाया गया है। फिलहाल जब क्वेश्चनरी होगी तो क्वेश्चनरी के अंदर हम आपको निरंतर आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है तो उसके लिए आप जरूर कमेंट करें, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। हम तो पूछेंगे, हम जरूर आपसे निरंतर सवाल पूछेंगे, आप उन सवालों के जवाब दीजिए, अधिक से अधिक कमेंट करें। यदि आपको हमारी प्रश्नोत्तरी पसंद आती हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब देखिए, सवाल पूछा था एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो एब्सोल्यूट हो गया, एक आपका रिलेटिव हो गया, एक आपके मिक्स हो गया। इसलिए यदि 2 का कोई विद्यार्थी आंसर बताता तो गलत है। कितने हो जाएंगे? 3। ये ध्यान रखना कि एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इस चीज को आपको विधिवत ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं एक और नए सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, एमएस एक्सेल में रेफरेंस ऑपरेटर। देखिए इस बार रेफरेंस नहीं पूछा है, सवाल को बहुत ध्यान से समझना। एमएस एक्सेल में रेफरेंस ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी नहीं पूछा है कि ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों कमेंट कीजिए 1, 2, 3 या फिर 4। सवाल पूछा गया है एमएस एक्सेल में रेफरेंस ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। आपसे सवाल पूछा गया है एमएस एक्सेल में रेफरेंस ऑपरेटर के प्रकार। जैसा कि सभी जानते हैं कि ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो इसका जवाब दे दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम बात करते हैं ऑपरेटर की, तो एक्सेल के अंदर ऑपरेटर होते हैं 4 प्रकार के। इस रीजन से कई विद्यार्थी यहां भ्रमित हो जाते हैं कि वो सवाल में ऑपरेटर समझते ही उनका आंसर क्या आ जाता है 4, लेकिन वास्तव में सवाल क्या पूछा गया है, रेफरेंस ऑपरेटर पूछा गया है। सवाल में क्या पूछा गया है, रेफरेंस ऑपरेटर कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो ध्यान रखें, उसका आंसर हो जाएगा 3। अब 4 हमारा आंसर नहीं होगा। ये चीज प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर बढ़ते हैं एक और नए सवाल की ओर। एमएस एक्सेल में कोई फंक्शन, अब बात किसकी कर रहे हैं, फंक्शन गलत, ध्यान रखें, सवाल को पूरा पढ़ें। एमएस एक्सेल में कोई फंक्शन गलत होने पर एरर बताने वाला चिन्ह कौन सा है। अब एक्सेल में जैसे ही चिन्ह का सवाल आता है, ठीक है, तो कमेंट करें मेरे विद्यार्थियों, आप अधिक से अधिक आप कमेंट करते रहना। जो भी आपको उत्तर पता हो आप वो कमेंट करें, पता चलेगा कि आपका आंसर कितनों के सही आ रहे हैं, कितनों के गलत आ रहे हैं, ताकि हम भी सवाल का लेवल उस हिसाब से बढ़ाते जाएं। एमएस एक्सेल में कोई फंक्शन गलत होने पर एरर बताने वाला चिन्ह कौन सा है। तो यहां कई विद्यार्थी बराबर के चिन्ह को ढूंढ रहे होंगे और बराबर ना होने से वो आंसर बता रहे होंगे, इनमें से कोई नहीं, लेकिन वो गलत है क्योंकि यहां आंसर है आपका हेज। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर बढ़ते हैं एक और नए सवाल की ओर। अब सवाल क्या पूछ रहा है, ये इंटरनेट से रिलेटेड सवाल है। डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं। सवाल क्या पूछा है, डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं, क्या उसके कोई प्रकार होते भी हैं या नहीं होते हैं। अधिक से अधिक कमेंट करें। यदि आपको हमारी ये प्रश्नोत्तरी पसंद आती हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बने रहिए मारवाड़ी शिक्षक राम जैन के साथ, हम तो पूछेंगे ही। चलिए, डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं? हमारा सवाल क्या है प्रिय विद्यार्थियों? डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं? उम्मीद कर रहा हूं आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा। डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान दें, ऑप्शन में दे रखा है 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा कि डोमेन नेम 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जिनका आधार भौगोलिक हो, एक वो जिनका आधार संस्थागत हो। भौगोलिक ज्योग्राफिकल, संस्थागत ऑर्गेनाइजेशन। अब कैसे? कि जैसे .in इंडिया एक देश का, इसी प्रकार बाकी देश का भी। तो ये तो हो जाएगा एक भौगोलिक आधार। अब ऑर्गेनाइजेशन जैसे .com कि ये व्यावसायिक है, .edu गवर्नमेंट का है। तो इनको देखते भौगोलिक आधार तय होता है कि इंडिया एक भौगोलिक एरिया में, इस क्षेत्र में है। इसको देख के पता चलता है एक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा? .com व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन है। .gov अगर आ जाता है, इसका मतलब वो सरकारी संस्थान है। तो ये डोमेन नेम के प्रकार हो गए। कितने प्रकार के होते हैं डोमेन नेम? 2 प्रकार के डोमेन नेम होते हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में मैक्रो का विस्तारक एक्सटेंशन किसका पूछ रहा है? ये मैक्रो का। अब देखो .doc MS वर्ड 2003 और इससे पूर्व के जितने ही वर्जन है उनका एक्सटेंशन क्या कहलाएगा? DOC। DOCX 2007 और उसके बाद के वर्जनों का एक्सटेंशन है। तो ये उत्तर हो नहीं सकता, ये उत्तर हो नहीं सकता। T है टेम्पलेट के लिए, और ये DOCM जो है वो है किसका? मैक्रो का। तो प्रिय विद्यार्थियों, आंसर नंबर यहां 4 सही हो गया। आप जिन सवालों को जानते हैं, जिनके आंसर आपको आ रहे हैं, जरूर कमेंट करें। अन्य किसी प्रकार की आपको हेल्प की आवश्यकता हो, कि जैसे कोई सवाल समझ में नहीं बैठा हो या आपका कोई सवाल हो, तो आप उसे कमेंट करें। हम आपके कमेंट के विधिवत रूप से जवाब देंगे। प्रतिदिन 7:30 बजे आपकी नियमित रूप से ये श्रृंखला प्रश्नोत्तरी चलती है। हम इस श्रृंखला को लगभग एग्जाम तक निरंतर जारी रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके अधिक से अधिक कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलिए, हम फिर पूछेंगे एक सवाल, क्योंकि हमारा शीर्षक है हम तो पूछेंगे। तो हम जरूर पूछेंगे आप लोगों से हर एक सवाल जो एग्जाम में आने की संभावना बताता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2 अक्षरों के बीच, अब देखो सवाल क्या है? 2 अक्षरों के बीच अधिकतम स्पेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2 अक्षरों के बीच अधिकतम स्पेस पूछा गया है। अब देखो 72 क्या होता है? अधिकतम फॉन्ट साइज। 1738 के बारे में तो पता नहीं, लेकिन 1638 जरूर होता है। MS वर्ड में अधिकतम फॉन्ट न्यूनतम 1 किया जा सकता है, अधिकतम 1638 किया जा सकता है। ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स मेन्यू से 8 किया जा सकता है, 72 किया जा सकता है, न्यूनतम 8 और अधिकतम 72। जबकि हम टाइप करके न्यूनतम 1 फॉन्ट साइज कर सकते हैं, अधिकतम 1638 कर सकते हैं। तो यहाँ ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, आंसर हो गया 1584। तो ध्यान रखें प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के कई सवाल हैं जो हमने आपको ऑफलाइन क्लासेस में कराए हैं। कुछ सवाल जो वहां नहीं करवाए वो यहां पर हम ऑनलाइन के रूप में लेंगे। ओवरऑल आपको वो सारा मटेरियल मिलेगा। होता क्या है, कुछ सवाल क्लास में इसलिए छोड़े जाते हैं कि उनका हम विधिवत टेस्ट में प्रयोग करें, वरना एक अहम आ जाता है कि हाँ मेरे को तो सब कुछ आ रहा है, मेरे तो कंप्यूटर में पूरे नंबर आ रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग कुछ कंटेंट जो फैक्ट हो उनको छोड़ देते हैं। जो समझाने वाली चीजें उस टॉपिक को हमेशा पूरा कराया जाता है, लेकिन जहां फैक्ट होते हैं तो उन फैक्ट्स में से कुछ फैक्ट्स को इसलिए छोड़ा जाता है ताकि कहीं पर भी टेस्ट वगैरह में उनका प्रयोग करें तो पता चले कि छात्र केवल और केवल संस्थान, कोचिंग संस्थानों के भरोसे हैं या वो खुद भी पढ़ रहा है। खुद भी पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स लाइए और बने रहिए 22 ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम तो पूछेंगे पार्ट संख्या 7 नंबर क्वेश्चन में। MS वर्ड में बुकमार्क अधिकतम कितना हो सकता है? MS वर्ड में बुकमार्क अधिकतम कितना हो सकता है? सवाल क्या पूछा है? MS वर्ड में बुकमार्क के बारे में पूछा है। अब बुकमार्क क्या होता है, MS वर्ड क्या होता है, ये सब जानने के लिए देखिए 22 ऐप पर हमारे जो श्रृंखलाबद्ध वीडियो हमने जारी किए हैं,
आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चनरी तो उसके हिसाब से ही चलेगी। लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि सवाल आपको समझ में आए। अब देखिए, इस प्रकार के सवाल में क्या होता है कि आपको फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो एमएस वर्ड में बुकमार्क अधिकतम, देखो अब क्या करते हैं हम लोग, हम 40 याद कर लेते हैं, और एग्जामिनर भी बड़ा इंटेलिजेंट होता है, उसने भी सब क्या किया, 40 का प्रयोग किया। अब देखो 40 लाइन, 40 वाक्य, 40 अक्षर, 40 शब्द, ठीक। समस्या यहां तो नहीं आएगी, सबको पता है कि 40 लाइन और 40 वाक्य तो नहीं होंगे, ये दो तो अगर आपने हल्का सा भी दिमाग लगाया तो आप गलत कर लोगे। अब शब्द क्या है, 40 अक्षर या 40 शब्द, तो शब्द तो अपने आप में एरोप्लेन भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 40 अक्षर। तो बुकमार्क अधिकतम कितना हो सकता है, 40 अक्षरों के बराबर। अतः हम बुकमार्क का जो नाम दे सकते हैं वो नाम 40 अक्षर तक दे सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं दे सकते। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक और नए सवाल में, हमारी श्रृंखला हम तो पूछेंगे का 8वां सवाल। एक सीट पर हैंडआउट मास्टर से, अब देखना ये बहुत प्यारा सवाल है, एग्जाम का, RSSMB का ये धर्मेला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जरूर इसमें से एक सवाल आपको मिलेगा। आज की प्रश्नोत्तरी में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में पुट ऑफ होंगे। अब देखिए क्या है, एक सीट पर हैंडआउट मास्टर से, देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक सीट पर हैंडआउट मास्टर से अधिकतम कितने स्लाइड। अब देखो क्या कंसेप्ट है, उसको समझने का प्रयास करें। आपको 6 भी दे दिया, आपको 9 भी दे दिया, एक नहीं दिया तो चलो मैं एक और ऑप्शन दे देता हूं। अब सुनिए, न्यूनतम 1, बाय डिफॉल्ट न्यूनतम 1 और न्यूनतम वैसे भी 1। अब ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट कितना होगा 1, और बाय डिफॉल्ट अधिकतम कितना हो सकता है 6, अधिकतम किया कितना जा सकता है 9। अब ध्यान रखें कि बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें एक सीट पर, हम एक हैंडआउट मास्टर से एक सीट पर 1 प्रिंट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अधिकतम कितने हो सकते हैं 6 हो सकते हैं, न्यूनतम 1 हो सकता है, अधिकतम बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं 6, जब अधिकतम किए कितने जा सकते हैं 9। तो इसमें कहीं पर भी बाय डिफॉल्ट नहीं पूछा है, अधिकतम कितने स्लाइड प्रिंट किए जा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 9 अधिकतम किए जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर एक सवाल की और, क्वेश्चन नंबर 9, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन व्यू कितने प्रकार का होता है। अब ये फैक्ट है कि पावर पॉइंट व्यू में प्रेजेंटेशन व्यू कितने प्रकार का होता है पावर पॉइंट के अंदर। अब पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन व्यू कितने प्रकार का होता है, ये तो भैया अगर आपने फैक्ट पढ़े हैं कहीं पर तो आप आंसर दे पाओगे, वरना आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो अधिक से अधिक आप लोग कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम निरंतर जारी रखेंगे इस प्रश्नोत्तरी को, क्योंकि हमारा टैगलाइन भी है, हम तो पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, आपके साथ अंतिम समय तक बने रहेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है आपका साथ देंगे। एग्जाम के बाद भी अगर आपको कभी भी कोई कंप्यूटर से रिलेटेड समस्या हो जरूर पूछेंगे, क्योंकि हमारा सवाल है हम तो पूछेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्यू कितने प्रकार का होता है, देखो प्रिय विद्यार्थियों, समय खराब नहीं करूंगा, सीधा आंसर बताऊंगा। फैक्ट है आंसर नंबर 2 अर्थात 7 प्रकार का होता है। विधिवत जानकारी के लिए, इसको ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आपको 22 ऐप पर लॉगिन करना होगा। चलिए फिर लेते हैं एक और नया क्वेश्चन नंबर 10। एक सीट पर हैंडआउट मास्टर से अधिकतम पूर्व निर्धारित सेटिंग होने पर, मतलब बाय डिफॉल्ट, यहां शब्द क्या आ गया, यहां लिख देता हूं मैं, बाय डिफॉल्ट, पूर्व निर्धारित सेटिंग मतलब बाय डिफॉल्ट। अब बाय डिफॉल्ट शब्द आ गया। अब देखो मैंने पहले कंसेप्ट समझा दिया था आपको कि 1 का कंसेप्ट क्या है, 6 का कंसेप्ट क्या है और 9 का कंसेप्ट क्या है। अधिकतम 9 की जा सकती है, न्यूनतम 1 की जा सकती है, बाय डिफॉल्ट एक सीट पर 6 आ सकती है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर अर्थात 6 यहां आंसर हो जाएगा। इससे पूर्व के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या फर्क है देखिए, यहां क्या गया है, एक सीट पर हैंडआउट मास्टर से अधिकतम, यहां क्या पूछा है अधिकतम। अब देखो यहां पर भी पूछा क्या है अधिकतम, तो फिर इस अधिकतम में फर्क क्या है, फर्क है ये शब्द पूर्व निर्धारित सेटिंग। बस पूर्व निर्धारित सेटिंग आ जाए उसके साथ यदि अधिकतम है तो आंसर 6 होगा। डायरेक्टली अधिकतम पूछ दिया जाए तो आंसर 6 ना होके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये यहां क्या पूछा है,
एक सीट पर हैंडआउट मास्टर से अधिकतम, ये पूर्व निर्धारित आया, आंसर क्या हो गया 6। अब एक और सवाल, एक सीट पर हैंडआउट मास्टर से देखो क्या आया न्यूनतम। तो सारे अभी कंसेप्ट समझाए और सारे कंसेप्ट। अब देखो आपको पता है 6 क्या है, बाय डिफॉल्ट अधिकतम। अधिकतम किया कितना जा सकता है 9, न्यूनतम कितना 1। तो अब मैं तीनों के बारे में ये रामायण एक बार लिख भी देता हूं ताकि आपको क्लास के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपको समझ में भी आए। न्यूनतम ये हो जाएगा आपका अधिकतम, कलर में एक बार चेंज कर लेता हूं, जी मैं इस साइड में लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। न्यूनतम ये हो जाएगा अधिकतम, लेकिन ये अधिकतम किस सेंस में, बाय डिफॉल्ट के सेंस में। ये अधिकतम किस सेंस में, बाय डिफॉल्ट के सेंस में। और ये अधिकतम, ये ध्यान रखना, ये अधिकतम किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब आपको इस भाषा को तो ध्यान में रखना पड़ेगा और इस भाषा के अनुरूप हमारे जो सवाल थे उनका आपने आंसर दिया, 8वां नंबर, 8वां 10वां और ये 11वां। तो यहां आंसर हो जाएगा न्यूनतम पूछा है इसलिए 1। ठीक है, चलिए ध्यान रखें आप लोग कि आप लोगों को अधिक से अधिक कमेंट करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अगला सवाल, एमएस एक्सेस से सवाल। मैंने कहा था कुछ सवाल एमएस एक्सेस से भी आपके एग्जाम्स में आने की संभावना बनती है, तो हम प्रश्नोत्तरी में एमएस एक्सेस के भी सवाल लेके आए हैं। डेटाबेस डिजाइन में कितने प्रकार की होती है? अब सुनिए, 3 प्रकार की होती है। डेटाबेस के अंदर की कितने प्रकार की हो जाएगी? 3 प्रकार की, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की। प्राइमरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की। प्राइमरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की। याद रखने की ट्रिक, पीसी तो मेरा फ्रेंड है, पर्सनल कंप्यूटर तो मेरा फ्रेंड है, पीसी तो मेरा फ्रेंड है। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, एफ मतलब फ्रेंड। अब यहां क्या हो जाएगा? प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की। तो कुल मिला के एक डेटाबेस के अंदर क्या पूछा है? कितने प्रकार की होती है? तो प्रिय विद्यार्थियों 3 प्रकार की होती है। पीसी तो मेरा फ्रेंड है, पी का प्राइमरी की, सी का कैंडिडेट की और एफ का फॉरेन की। चलिए प्रिय विद्यार्थियों फिर बढ़ते हैं एक और नए सवाल की ओर। अब अगला सवाल क्या है? ये सवाल सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्या सवाल पूछा गया? क्रे 2, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? चलिए ध्यान दीजिए, क्रे 2 का संबंध, क्रे 2 का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? ध्यान रखना, किसका पूछा है? क्रे 2 का। क्रे 1, क्रे 2 ये जो कंप्यूटर थे हमारे सुपर कंप्यूटर, इनका संबंध कंप्यूटर की 4थी पीढ़ी से है। तो ध्यान रखना, किन किन कंप्यूटरों का संबंध पहली पीढ़ी से है, किन किन कंप्यूटरों का संबंध द्वितीय पीढ़ी से है, तृतीय पीढ़ी से है, चतुर्थ पीढ़ी से है या पंचम पीढ़ी से है, इनका कालक्रम क्या है, इसमें मुख्य मुख्य पुर्जे क्या रहे थे, या आप लोग जो भी जानते हैं अधिक से अधिक कमेंट करें, या इनसे रिलेटेड आपका कोई सवाल है उसको भी जरूर कमेंट करें। हम आपके कमेंट्स का जरूर जवाब देंगे। बने रहिए 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मारवाड़ी शिक्षक राम जैन के साथ, क्योंकि हम तो पूछेंगे, निरंतर पूछेंगे, आपके एग्जाम तक आपसे सवाल हम निरंतर पूछेंगे, क्योंकि हमारी टैगलाइन है हम तो पूछेंगे। तो आपसे निरंतर हम सवाल पूछेंगे। बने रहिए हमारे साथ 22 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राम जैन के साथ। क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, सैटेलाइट किस प्रकार का मीडिया है? सवाल क्या है? सैटेलाइट किस प्रकार का मीडिया है? तो अनगाइडेड है। ऐसा नहीं सैटेलाइट है तो गाइड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैटेलाइट कैसा है? अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, ये सब कुछ हम हमारी इंटरनेट की क्लास में आपको विधिवत रूप से जानकारी देंगे। तब तक बने रहिए 22 के इस प्लेटफॉर्म पर। हम तो पूछेंगे प्रश्नोत्तरी शून्य से शिखर तक में राम जैन, मारवाड़ी शिक्षक राम जैन के साथ। चलिए फिर एक नया सवाल, कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटरों से, अब देखना सवाल को ध्यान से पढ़ना, एक कंप्यूटर है,
वो क्या कर रहा है, अन्य किसी कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से क्या ले रहा है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को वो क्या कर रहा है, एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से रिसोर्सेज, सवाल शब्द क्या है, रिसोर्सेज या डाटा के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर से रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसे क्या कहते हैं, करता है उसे क्या कहते हैं। यहां से पढ़े, रिक्वेस्ट करता है उससे क्या कहते हैं। तो देखो, रिसीवर सेंडर तो ईमेल में, दोनों ऑप्शन। अब एक हुआ सर्वर, एक होता है क्लाइंट। सर्वर जिसके पास सब कुछ है, क्लाइंट जिसके पास नहीं है, तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट कौन करेगा, जिसके पास कुछ नहीं है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा किससे, सर्वर से, ठीक है। तो यहां आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों विकल्प संख्या 2। आप लोग भी कमेंट करें अधिक से अधिक। अगले सवाल पर, मॉडेम किस प्रकार की डिवाइस है, हमारा सवाल क्या है, मॉडेम किस प्रकार की डिवाइस है। फिर विद्यार्थियों हमने आपसे चर्चा की थी, इनपुट के बारे में हमने आपसे चर्चा की होगी, आउटपुट के बारे में हमने आपसे चर्चा की होगी, इनपुट और आउटपुट दोनों के बारे में लगभग नहीं, एग्जैक्ट कह रहा हूं 20 से 20 हमने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाया, 7 प्रकार की आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ाया, 5 या 7 प्रकार की आपको बोथ इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइसेस के बारे में सब कुछ आपको लिखा है, सब कुछ आपको समझाया है। प्रोजेक्टर पर एक एक चीज आपको करवाई गई थी ऑफलाइन क्लासेस में। उन कॉपियों को विद्यार्थियों पलटने का समय आ गया है, पढ़ने का समय आ गया है। पढ़िए, और जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा हो उसे आप अवश्य कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। चलिए, क्या है सवाल, मॉडेम किस प्रकार की डिवाइस है। तो फिर विद्यार्थियों मॉडेम इनपुट भी है, मॉडेम आउटपुट भी है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट दोनों, प्रोसेसिंग नहीं है, ठीक है। मॉडेम कैसी इकाई है, इनपुट और आउटपुट दोनों, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों फिर बढ़ते एक और नए सवाल की ओर से, कमेंट में आप आंसर दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों जरूर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। हब कितने प्रकार के होते हैं, हमारा सवाल क्या है प्रिय विद्यार्थियों, हब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जो जैसा जानता है वैसा आंसर दें, जरूर आंसर दें, अधिक से अधिक कमेंट करें, क्योंकि हम तो पूछेंगे और जरूर पूछेंगे। तो आपको भी अधिकार है, आप भी पूछिए, आपका कोई सवाल है कमेंट कीजिए, हम आपके सवाल का भी जवाब देंगे। अब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस, उसी प्रकार अब भी 2 होते हैं। एक आपका हो जाएगा एक्टिव अब और एक आपका हो जाएगा पैसिव अब। एक एक्टिव अब और एक आपका हो जाएगा पैसिव अब। तो अब के भी कितने प्रकार हो गए, 2, आंसर नंबर 2, विकल्प संख्या 2। फिर बढ़ते एक सवाल की ओर, किस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी कहा गया। अब देखिए, टोपोलॉजी अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक पर हम इंटरनेट वाले हमारे वीडियो में चर्चा करेंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखें, वहां से आपको समझ में आ जाएगा टोपोलॉजी क्या है। तो वहां एक टोपोलॉजी है जिसे लीनियर टोपोलॉजी, उसका एक और नाम है, और वो टोपोलॉजी हमारी कौन सी है, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, लीनियर टोपोलॉजी। तो बाकी के ऑप्शन स्वतः ही गलत हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, एमएस पेंट। अब देखो, अधिकतम जूम आते ही या तो 500 दिमाग में आता है, एमएस वर्ड नहीं पूछा है, क्या पूछा है, एमएस पेंट। एक प्रोग्राम है एमएस पेंट, और आपसे पूछा है एमएस पेंट के अंदर अधिकतम जूम कितना हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा 4 नंबर 800। ध्यान रखें, एमएस पेंट के अंदर यदि अधिकतम जूम पूछा जाएगा तो 800 होगा, यदि एमएस वर्ड में पूछा होता तो प्रिय विद्यार्थियों 500 होता। अब आप बताइए कमेंट करके 400 किस में होगा, जरूर कमेंट करेंगे 400 किस में होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं एक और नए सवाल की ओर। फ्लॉपी डिस्क, सवाल क्या पूछा है, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कारक कौन है। पहला ऑप्शन रेनॉल्ड जॉनसन। अब रेनॉल्ड जॉनसन ये हार्ड डिस्क के आविष्कार थे। एक सवाल आपसे पूछता हूं, उसका कमेंट में जवाब देना, वेंचेस्टर डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क तो नाम सुना होगा, कमेंट करके आप ये लोग बताना वेंचेस्टर डिस्क के आविष्कार कौन है। हार्ड डिस्क के आविष्कार रेनॉल्ड जॉनसन है, आप कमेंट करके बता देना वेंचेस्टर डिस्क के आविष्कारक कौन है। चलिए, फ्लॉपी के आविष्कारक कौन हो गए, एलन शुगार्ट। बिल गेट्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के एकमात्र संस्थापक या संस्थापक,
कमेंट करके बता देना इनका कोई सह संस्थापक है या अकेले है, जरूर कमेंट करना। जानकारी के लिए बता देता हूं, क्योंकि हम तो पूछेंगे तो हम सवाल भी जवाब जरूर देंगे। तो इनका बिल गेट्स के साथ पॉल एलन भी है, इसलिए एकमात्र संस्थापक नहीं है, इनके सह संस्थापक भी है माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के साथ पॉल एलन। तो विकल्प 1 व 2 ये तो हो ही नहीं सकता, इनका तो माइक्रोसॉफ्ट से लेना है। सवाल का लेना देना किससे? फ्लॉपी डिस्क से। और जबकि रेनॉल्ड जॉनसन का लेना किससे? हार्ड डिस्क से। तो ये विकल्प संख्या 1 गलत, विकल्प संख्या 3 गलत, विकल्प संख्या 4 गलत। सही क्या हो जाएगा? एलन सुगॉट वो व्यक्ति है जिन्होंने फ्लॉपी का आविष्कार किया था। चलिए फिर बढ़ते हैं एक और नए सवाल की ओर, क्योंकि हमारी श्रृंखला है हम तो पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, और आज बहुत बड़ा सुगुन है कि हम तो 22 में 22 सवाल पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि आज सवाल की संख्या भी 22 है, क्योंकि हम तो पूछेंगे। चलिए भैया, हार्ड डिस्क के आविष्कारक, देखो सवाल खत्म हो गया अपने आप में, रेनॉल्ड जॉनसन। तो पिछला सवाल समझाया, उसमें सारा समझाया है कि रेनॉल्ड जॉनसन कौन है, एलन सुगॉट कौन है, बिल गेट्स कौन है। तो ये सवाल भी हमारा स्वतः हो गया। अंतिम क्वेश्चन, कंप्यूटर की गति को देखिए, पीपीएम पेज पर मिनट, एलपीएम लाइन पर मिनट, एमआईपीएस मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाएंगे? इन दोनों का संबंध तो किससे है? प्रिंटर से। इन दोनों का संबंध किससे है? प्रिंटर से। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एमआईपीएस। कंप्यूटर की गति को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। तो ये प्रश्नोत्तरी प्रिय विद्यार्थियों हम तो पूछेंगे शून्य से शिखर तक, आज की ये पाठ संख्या 7 यहीं पर समाप्त होता है। आपकी कोई क्वेरी है तो आप भी पूछेंगे, और इस प्रकार आप और हम पूछते पूछते एक दिन आप लोगों को हम जरूर कांस्टेबल बनाएंगे। इसी एग्जाम में आपको उसके लिए निरंतर जुड़ा रहना पड़ेगा। हमारी समस्त कक्षाओं की समस्त प्रश्नोत्तरी अलग अलग जो आएगी, उन सभी पार्ट्स को आप नियमित रूप से देखें। आपके भी कोई कमेंट है उनका भी जवाब दें। अधिक से अधिक ध्यान रखना कि आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि हम कल कमेंट में हम तो पूछेंगे कितनों ने शेयर किया। धन्यवाद विधिवत रूप से।